जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। और यहां पर हम डेली करंट अफेयर्स को जो है गाइस कवर करते हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा। और साथ ही साथ हमारे पेड कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं जिसकी जानकारी मैं थोड़ी देर में आपको प्रोवाइड कराता हूं। और साथ ही साथ आपको बता दें, आप हमारे टेलीग्राम के चैनल को और इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर रेगुलर लेक्चर से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलेंगी। और गाइज आपको बता दें कि प्रॉपर अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ज्ञान सर के पेड कोर्स को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। हमारे अभी बैचेस चल रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए। जैसे आप देख सकते हैं यूपी पीसीएस, बीपीएससी, यूके पीएससी, आरओ, एआरओ, बीईओ, इन सब के बैचेस चल रहे हैं। यूपी एसएससी के पूरे एग्जामिनेशंस की तैयारी करवाई जाती है। और अभी स्पेशल बैचेस हरियाणा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए भी हमारे पास अवेलेबल हैं प्रीलिम्स के। तो इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप बैचेस की इंफॉर्मेशन लेकर बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को रूल्स बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको पेन और पेपर लेकर बैठना है। जो भी चीज मैं आपको बताते जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से आपको सुनना है और एक रफ पेज में जो है वो नोट डाउन करते जाना है। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको लग रही है उसके हिसाब से। अच्छा, फिर उसके बाद जैसे ही हम एक टॉपिक कवर करेंगे उसके बाद मैं आपको जो है वो नोट्स बनवा दूंगा कि कौन सी चीज एग्जामिनेशन के लिए काम की है, कौन सी चीज नहीं है। तो आपको सिर्फ फोकस करना है मेरी बातों को सुनने के ऊपर। और एंड में, हर एक टॉपिक के एंड में नोट्स लिखवा दूंगा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है? तो नोट से रिलेटेड किसी को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और कल के लेक्चर में प्रीति मिश्रा ने बहुत बढ़िया आंसर जो है वो दिए सेमीकंडक्टर से रिलेटेड। और इसके अलावा आयुषी सिंह के भी आंसर जो है वो नजर आए हैं। वेरी गुड। इसी प्रकार के क्वेश्चंस के जो है वो आंसर जो है वो देते रहिए। कंटिन्यूटी बरकरार रखिए, रेगुलर रहिए, सिलेक्शन आपका होके रहेगा। तो देखो, हमारा जो पहला टॉपिक हम लोग को है वो देखने को मिल रहा है वो काफी ज्यादा काम का है। आपने सुना है कि ओडिशा, जो कि अपने टेम्पल्स और रिच कल्चर के लिए काफी फेमस है। जगन्नाथपुरी आप जानते ही है यार। इतने ज्यादा टेम्पल्स, इतने ज्यादा कल्चर्स ओडिशा के अंदर हम लोग को देखने को मिलते हैं। बट एक वक्त पे बुद्धिस्ट लर्निंग का भी ये इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था, पता है आपको? यानी कि बुद्धिस्ट यहां पर काफी ज्यादा मात्रा में आते थे। एक इंपॉर्टेंट लर्निंग सेंटर था बुद्धिस्ट के लिए। तो आज हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे, ओडिशा की बुद्धिज्म की लेगेसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और कुछ रीसेंट खोज सामने आई हैं जो हमें रत्नागिरी से मिली हैं। तो आओ डिस्कस करते हैं। तो ओडिशा का संबंध गाइस बुद्धिज्म से काफी पुराना है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है एम्परर अशोक। इनका कलिंग युद्ध के बाद बुद्धिज्म को अपनाना। आप सभी लोग जानते हैं कलिंग का युद्ध हुआ, उसके बाद अशोक ने, शासक अशोक ने जो है वो बुद्धिज्म को अपनाया और धम्म की नीति जो है वो फैलाई। याद आ रहा है? अब यहां पर रत्नागिरी, ललितगिरी और उदयगिरी जैसे प्रमुख साइट्स हैं जो डायमंड ट्राइंगल के नाम से जाने जाते हैं। तो डायमंड ट्राइंगल बुद्धिज्म के कॉन्टेक्स्ट में आपसे जो है वो पूछा जा सकता है। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। ठीक है? यहां पर 100 से भी ज्यादा बुद्धिस्ट साइट्स हैं। अभी मत लिखो, मैं आगे चल के आपको लिखवा दूंगा। यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। तो यहां पर डायमंड ट्राइंगल है जो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। रत्नागिरी, ललितगिरी और उदयगिरी, इन तीन जगहों को डायमंड ट्राइंगल जो है वो जाना जाता है, बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है। ये एरिया एक समय पर बुद्धिस्ट लर्निंग और बुद्धिस्ट कल्चर का सेंटर था और अभी भी उसकी खोज जो है वो हो रही है। अब रत्नागिरी की बात करें गाइस, तो रत्नागिरी एक एंशियंट बुद्धिस्ट साइट है जो 5th से 13th सेंचुरी के बीच काफी फ्लरिश हुई। यहां महान केंद्र था बुद्धिस्ट लर्निंग का। और अपने टाइम में नालंदा यूनिवर्सिटी की ये बराबर थी, पता है आपको? और यहां से जो खोज कुछ मिलती है उसमें बुद्धिस्ट के एक बड़े से सिर, 5 फुट पाम और एंशियंट वॉल्स इसमें शामिल है। यानी कि काफी सारी चीजें मिल रही है जो बता रही है कि भाई ये साइट जो है वो बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है। अब जो रिसेंटली खुदाई हम लोग को जो है वो देखने को मिली, तो उसमें एक बहुत बड़ा बुद्ध का सिर मिला जो 3 से 4 फीट लंबा था। साथ ही एक 5 फुट का पाम भी मिला। यानी कि पाम आपको पता होगा ना, हाथ का पाम जिसको हम लोग जो है वो बोलते हैं। अब इसके अलावा यहां पर कुछ इंस्क्राइब्ड बुद्धिस्ट रेलिक्स भी मिले हैं। यानी कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिसमें कुछ चीजें लिखी हुई हैं जो इस एरा की आर्टिस्टिक और रिलीजियस प्रैक्टिसेस को समझने में मदद करता है। कुछ अवशेष मिले हैं, राइट? ऐसी चीजें। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं ओडिशा ने बुद्धिज्म को साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंचाया कैसे। तो अब उस समय जो प्राचीन काल में जो कलिंग था,
यहां पर बहुत ज्यादा मैरीटाइम ट्रेड हुआ करते थे, मतलब समुद्री व्यापार हुआ करते थे। और ये अपने सिर्फ सामान ही नहीं, सामान में इनके जैसे मसाले आते थे, सिल्क आते थे, तो सामान के साथ साथ ये अपने कल्चर्स भी एक्सपोर्ट करते थे, यानी कि कल्चर्स भी बताते थे लोगों को कि देखो हमारे यहाँ का, हमारे यहाँ की संस्कृति ऐसी है वैसी। क्योंकि देखो आपको पता है, आप पढ़ चुके हो हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत, तो आपको पता है कि जब एक व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो वो अपने साथ सिर्फ अपने सामान लेके नहीं जाता, अपने अपने कल्चर्स, अपने ट्रेडिशंस, अपने रिचुअल्स, ये सब चीजें भी लेकर जाता है, राइट। बलि यात्रा फेस्टिवल इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जिसमें हम देखते हैं कि ओडिशा का साउथ ईस्ट एशिया से कैसे संबंध था। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिली, तो मैरी टाइम ट्रेड, तो ये सब चीजें सामने आई। फिर हम लोग को देखने को मिलता है कि एक तपस्सु, तपस्सु और अ, भल्लिका नाम के दो मर्चेंट्स, जो बुद्ध के पहले डिसाइपल्स थे, यानी कि शिष्य थे, यानी कि भगवान बुद्ध के जो पहले शिष्य में आते थे, तपस्सु और भल्लिका, ये दो व्यापारी थे और ओडिशा से थे ये। और उन्होंने अपनी जर्नी के थ्रू बुद्धिज्म को साउथ ईस्ट एशिया में स्प्रेड किया, और ओडिशा ने अपनी ट्रेड और कल्चरल लिंक से बुद्धिज्म को पूरी दुनिया तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। तो ओडिशा का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में। अब ओडिशा के जो बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स हैं, मूर्तियां हैं ओडिशा में, खासकर बुद्ध के, हम लोग को काफी सारे चीजें जो है वो देखने को मिलती है, अलग अलग टाइप की मूर्तियां देखने को मिलती हैं। साउथ ईस्ट एशिया में भी आपको काफी सारे आर्किटेक्चरल स्टाइल्स जो है वो देखने को मिलेंगे जो बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है। और फिर बोरोबुदुर और अंककोर वत जैसे जगहों पर हम देखते हैं कि ओडिशा के आर्किटेक्चरल और आर्टिस्टिक एलिमेंट्स का असर यहां पर मौजूद है। तो ये सब चीजें हैं। फिर इसके अलावा एक कंपैरिजन करते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले, आपको याद हो तो बताया था कि ये नालंदा, यानी कि ओडिशा का जो लर्निंग सेंटर था, बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर, ये नालंदा यूनिवर्सिटी के बराबर था। तो आप जानते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी तो दुनिया भर में फेमस थी ही, लेकिन रत्नागिरी भी अपने टाइम पर एक इंपॉर्टेंट लर्निंग सेंटर था। रत्नागिरी ने महायान और वज्रयान बुद्धिज्म को आगे बढ़ाया, जो कि पूरे इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में इसका इन्फ्लुएंस था। तो ये चीजें हैं गाइस, ये थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये क्या होता है कि आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से, एंशियंट इंडिया के पर्सपेक्टिव से पूछी जाती है, और जहां बुद्धिज्म का टॉपिक आता है वहां पर सिविल सर्विसेज थोड़ा सा एक्टिव हो जाती है। और अब देखो करंट अफेयर से रिलेटेड ये टॉपिक है, तो इसके चांसेस काफी हाई हैं। 80% से ज्यादा चांसेस है कि ये टॉपिक आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। इंडिया में भी काफी बुद्धिस्ट साइट है, जैसे कि बोध गया, सारनाथ, अजंता गेव्स, ये सब जगह बुद्धिज्म के इंपॉर्टेंट मूवमेंट से जुड़ी हैं। और इन साइट्स को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज भी ओडिशा की बुद्धिस्ट लेगेसी को समझना ज़रूरी है। यहाँ पर खुदाई चल रही है, रिसर्च चल रही है, जो हमें और ज़्यादा जानकारी देती है कि बुद्धिज्म किस प्रकार से साउथ ईस्ट एशिया में स्प्रेड हुआ ओडिशा से। तो हमने जाना कि ओडिशा का बुद्धिज्म में कितना बड़ा योगदान जो है वो था, और कैसे ये क्षेत्र साउथ ईस्ट एशिया तक अपने प्रभाव छोड़ने में जो है वो सक्सेसफुल रहा, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। अब इसमें आप देखो नोट्स में क्या क्या चीजें जो है वो बनाओगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये खुदाई वगैरह जो है वो चली है, इसमें हम लोग को जो है बुद्ध का सिर नजर आया, एक बहुत बड़ा उनका पाम हम लोग को देखने को, हाथ जो देखने को मिलता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं आशीर्वाद जैसे देते हैं, पाम वो वाला। और पुरानी प्राचीन दीवारें नजर आई। तो ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, राइट। मेन चीज है वो क्या लिखनी है, ओडिशाज रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म, ये आप टाइटल डाल सकते हो। ओडिशाज रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म, ओडिशा का संबंध, बौद्ध धर्म के साथ ओडिशा का संबंध। पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन, कलिंग वॉर 261 बीसीई, कलिंग वॉर 261 बीसीई, ब्रैकेट, ब्रैकेट, मौर्यन पीरियड डैश, मौर्यन पीरियड डैश एम्परर अशोक। ये हो गया आपका पहला नोट। फिर इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट, डायमंड ट्राइंगल, डायमंड ट्राइंगल डैश रत्नागिरी, ललितगिरी, उदयगिरी। डायमंड ट्राइंगल स्टार मार्क करना, अंडरलाइन करना, रत्नागिरी, ललितगिरी, उदयगिरी, ब्रैकेट, ओवर 100 एंशियंट बुद्धिस्ट साइट्स, ओवर 100 एंशियंट बुद्धिस्ट साइट्स। नेक्स्ट पॉइंट,
भौमाकारा डायनेस्टी 8 to 10 सेंचुरी, भौमाकारा डायनेस्टी 8 to 10 सेंचुरी की, यहां पर एक डायनेस्टी भी थी भौमाकारा डायनेस्टी, कभी भी आ सकता है। कहां से एसोसिएटेड है? तो आपको बताया ओडिशा। रत्नागिरी के बारे में हमने मेंशन कर ही दिया। हाँ, अब ये डाल दो इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर, इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर। रत्नागिरी जहां पे लिखा है ना, वहां पे एरो बना के, कि रत्नागिरी जो थी वो एक इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर थी, बस। ठीक है, ब्रैकेट महायान वज्रयान, महायान वज्रयान इससे एसोसिएटेड थी लर्निंग में। ठीक है। अब कितने फीट की मूर्ति वगैरह मिली, वो सब चीजें याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हुइन सैंग वगैरह। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताओ, फाहीन, हुइन सैंग और एक और था ना, आई क्विंग, ये तीन चाइनीज ट्रेवलर थे, ये कब कब आए थे, उनकी डेट के साथ जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताओ। देखते हैं किसको पता है। हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पूछा है जो अक्सर एग्जाम में आता है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फाहीन हुइन जैंग या जुआन जैंग जिसको हम लोग बोलते हैं, और एक और है आई क्विंग, ये तीन चाइनीज ट्रैवलर थे बहुत इंपॉर्टेंट, जिनका जिक्र एनसीईआरटी में हर किताब में है। अगर एग्जाम निकालना है तो उनके बारे में पता होना ही चाहिए। तो बता दो जरा कमेंट बॉक्स पे लिखकर कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो ओडिशा एक इंपॉर्टेंट रूट था, मैरीटाइम रूट था, ये बात आपको ऑलरेडी पता ही है। इनके अलग अलग क्षेत्र के साथ जो है वो कल्चरल रिलेशंस थे, ट्रेड था। ठीक है, मर्चेंट ब्रदर्स तपासु और भल्लिका, ये बुद्धिस्ट के पहले डिसाइपल्स माने जाते हैं, ये लिख लो। मर्चेंट ब्रदर्स तपासु भल्लिका, ऐसे डाल दोगे आप डैश। बुद्धिस्ट फर्स्ट डिसाइपल्स, शिष्य थे ये, पहले शिष्यों में से एक थे। बिलोंग टू ओडिशा, बिलोंग टू ओडिशा, बस इतना लिख दो, ओडिशा से थे ये। ठीक है, बस और कुछ नहीं है इसमें। नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन 5th सेंचुरी सीई में हुआ था, ये आगे चल के तो आप लिखोगे ही। तो अपन ने देख ही लिया कि जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी थी वैसे ही रत्नगिरी भी थी। इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट तो ये आपको ऑलरेडी पता है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये बुद्धिज्म वाले चैप्टर में आप ऑलरेडी जो है वो कवर अप करोगे क्लासेस में, और क्लासेस अगर आपको ज्वाइन करनी है तो ये दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आपको ऑलरेडी पता है इसकी, दुनिया भर में असमानताएं जो है वो कितनी तेजी से बढ़ती जा रही हैं। इनइक्वलिटी जिसको हम लोग कहते हैं, कोशिश की जा रही है कि सब लोग एकजुट होकर मिलकर रहें, बट इनइक्वलिटी बढ़ती जा रही है। तो इसी मुद्दे पर हम जो है वो चर्चा करेंगे, राइजिंग इनइक्वलिटी इन पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड। तो ये टॉपिक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और पास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रेजेंट और फ्यूचर सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं, जो ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने रिलीज करी है, जिसका नाम है टेकर्स नॉट मेकर्स, द अनजस्ट पॉवर्टी एंड अनअर्न्ड वेल्थ ऑफ कॉलोनियलिज्म। यार ये सिर्फ इतना लिख लो, एक रिपोर्ट आई है इनकी, कभी कभी पूछ लेते हैं कि फलाना रिपोर्ट किसने रिलीज वगैरह करी है, और ब्रैकेट में लिख देना कि इसने ग्लोबल इनइक्वलिटी के बारे में बात करी है, कि पूरे दुनिया भर में असमानताएं बढ़ती जा रही हैं। तो ये रिपोर्ट कहता है कि दुनिया में असमानताएं बढ़ रही हैं, और इसका मेन कारण जो है वो ये है, हिस्टोरिकल कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन, जो इतिहास में, जो ये उपनिवेश काल में, कॉलोनियल पीरियड में जो सॉरी शोषण हुए हैं, एक्सप्लॉइटेशन हुए हैं, तो उसका ये मेन मतलब वही एक कारण है जिसके चलते आज की डेट में असमानताएं बढ़ी है। वही डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ये सब चीजें आपको पता है, ब्रिटिशर्स ने असमानताएं बनाई थी ना, ब्लैक व्हाइट और ये सब चीजें। तो ये भी चीज लिख सकते हो आप, कि रिपोर्ट मेनली ये हाईलाइट कर रही है कि, लिख लो आप ये, कि मेन कॉज, आपने लिख दिया कि ये रिपोर्ट का नाम लिख दो, और ये लिख दो कि ये रिपोर्ट बता रही है कि आज की डेट में पूरे दुनिया भर में असमानताएं बढ़ रही हैं, और नीचे लिखना है इसके मेन कॉज, मुख्य कारण क्या है इस असमानता का, हिस्टोरिकल कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन, ऐतिहासिक औपनिवेशिक शोषण। लिख लिया? बस इतनी चीज आपको लिखनी थी, अब चीजें आपको समझनी है। अब इस रिपोर्ट में कुछ फैक्ट्स दे दिए इन लोगों ने। इनने बोला कि बिलियनियर की वेल्थ 2024 में 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर से बढ़ गई है, हर हफ्ते 4 नए बिलियनियर्स बन रहे हैं। सोचो यार, अपन कितना पीछे चल रहे हैं। हर हफ्ते 4 नए बिलियनियर्स बन रहे हैं, हर हफ्ते। काश एक ऐसा हफ्ता है कि मैं भी बन जाऊं, है दुआ करो थोड़ा,
है कि बिलियनियर्स की कैटेगरी में आ रहे हैं हम लोग। गजब यार, मतलब दुनिया में कमाने के लिए बहुत कुछ है यार, बट कमाना आना चाहिए। है। दुआ करो जल्दी कमा लूं मैं, अच्छा खासा। तो चार रहे मेरी है यार, मतलब सोचने वाली बात है, कितना शॉकिंग फैक्ट है ये। लिखना विखना नहीं है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और 2024 में वेल्थ 2023 के मुकाबले 3 गुना फास्ट ग्रो हुई है। सोचो आप, कौन बोलता है भाई कि कमाई नहीं हो रही? कमाई करनी आनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि कमाने वाला हर जगह कमा लेता है। अभी एक ऐसी मैंने एक वीडियो देखा था, मेरा कॉमेडी टाइप का था। एक व्यक्ति जो है वो, महाकुंभ अभी चल ही रहा है तो घाट पे ठंड है अभी, तो वो बैठा हुआ था घाट में, बोल रहा था कि मैं आपके नाम से डुबकी लगा दूंगा, लाओ दो 10 रुपए। 10 रुपए तो आपके नाम से डुबकी लगा दूंगा। आप कैप्शन में लिखा हुआ था, कमाने वाला कैसे भी कमा लेता है, एंड दैट इज ट्रू यार। देखो यार, 2023 के मुकाबले 3 गुना तेजी से ग्रो हो रहा है लोगों के पास पैसा 2024 में। और लोग बोलते हैं कि पैसा नहीं है। दिक्कतें तो है बॉस, दिक्कतें तो है, बट उस दिक्कतों से निकलना पड़ेगा, रास्ता बनाना पड़ेगा। और आज की डेट में पैसा कमाना बड़ा इजी भी है। सोशल मीडिया का जमाना है बॉस। आजकल देखा नहीं कि लोग बाग जो है कुछ भी करके तो पैसा कमा दे रहे हैं। वो एक व्यक्ति, उसका नाम मुझे पता नहीं है, बड़ी उसकी वीडियोस बीच बीच में आती रहती है। वो मिट्टी मिट्टी में घुस जाता है यार, मतलब पॉटी वॉटी खाने लगता है, मिट्टी में घुसा रहता है। मैंने कहा यार क्या है ये, बट फिर भी व्यूज देखो तो भाई अनाप शनाप है। तो कमा तो रहे हैं ये लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं कमा रहा है, बहुत कमा रहे हैं भाई। लोग गालियां दे दे के कमा रहे हैं, क्योंकि लोगों को गालियां सुनना पसंद है, लोगों को मजा आ रहा है गाली सुनने में। है। आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉमन मैन, बट ऑब्वियसली बात है, कॉमन मैन के थ्रू ही जो माइंडसेट वाला व्यक्ति होता है वो कमाता है। एक तरफ कमाता है, और आप लोग को कमाने पे बस नहीं सोचना है। आप एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनालिटी वाले लोग हो यार। आपको तो ये कमाने वाले लोगों के ऊपर शासन करना है, आप इनके ऊपर बैठे रहोगे, बिलियनियर्स के ऊपर। जब आप जाओगे तो ये इसको अपनी कुर्सी छोड़ के आना पड़ेगा, आपके सामने ये खड़े रहेंगे जितने भी करोड़पति अरबपति लोग हैं। तो आपकी एक अलग वैल्यू होने वाली है। अब सुनो, हर बिलीनियर डेली, और बाप रे, 2 मिलियन US डॉलर कमा रहा है डेली भाई, डेली। 1 मिलियन होता है 10 लाख, 2 मिलियन 20 लाख, और उसको मल्टीप्लाई कर दो रुपीस की। अगर हम बात करें US डॉलर, अभी कितना चल रहा है डॉलर? आज कितना है देखें? 83 84 होगा, कितना होगा? $1 इन रुपीस टुडे? 86। अब 86 मान लेते हैं, 86 पॉइंट कुछ है, तो 86 मान लेते हैं अपन। 86 इंटू 20 लैक्स, 86 इंटू 20 लैक्स। अबे ये क्या किया आंसर है? तो कितना बन के आ रहा है भाई? बाप रे, 17 करोड़। 86 इंटू 20 लैक्स, 17 करोड़ 20 लाख रुपए भाई, हर दिन। 17 करोड़ 20 लाख। एक इंसान पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाता। एक मिडिल क्लास मैन की बात कर रहा हूं। मिडिल क्लास मैन नहीं कमा पाता 17 करोड़ 20 लाख रुपए, और वो बिलीनियर डेली कमा रहा है। गजब यार। बट ऑब्वियस बात है कि वहां तक पहुंचने के लिए उसने बहुत स्ट्रगल भी किया है। तो ये खेल है पूरा पूरा जो नजर आ रहा है। अब ध्यान सुनना, इनइक्वलिटी के बारे में बात करें तो 1820 के बाद से दुनिया में जो वेल्थ गैप है वो बढ़ता ही जा रहा है। वेल्थ गैप बढ़ रहा है, मतलब समझ में आ रहा है? रिच और पुअर के बीच का गैप। अमीर अमीर बन रहा है, गरीब की बैंड बजी पड़ी, क्योंकि गरीब परेशान है, गरीब आगे बढ़ना नहीं चाह रहा। गरीब कंप्लेन करता रहता है कि महंगाई चल रही है भाई, महंगाई चल रही है, कैसे जिएंगे। और वही अमीर बोलता है, आई विल डू द इन्वेस्टमेंट। अमीर के पास टाइम नहीं है, गरीब के पास काम करने के लिए टाइम नहीं है, बट रील्स देखने के लिए टाइम है, मूवीज देखने के लिए टाइम है, इसलिए वो गरीब है। अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था एलॉन मस्क का। किसी ने उससे पूछा था कि आपका जो है फोन में दिखाओ, आपका फोन में जो टाइमिंग आता है ना, आप कितनी देर यूज करते हो। अच्छा, मुझे जरा कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताओ कि आपका फोन का यूसेज टाइमिंग जो है वो क्या है। उसके लिए आपको करना क्या है, सेटिंग्स में जो है वो जाना है अपने एंड्रॉइड फोन की, या जो भी आपका iOS है उसकी। और उसमें जो है वो आप जाकर बैटरी पे जाओ आप।
बैटरी पे दिखाता है, किस पे दिखाता है यार? एक मिनट रुको, मैं आपको बताता हूँ ये किस पे है, वो आपको दिखाएगा कि कितना यूज कर रहे हो। सिर्फ यूज लिखूंगा सेटिंग में जाके, या मेरे ख्याल से एक्सेसिबिलिटी में आता है, कहीं तो आता है। मैं iOS यूज करता था तो उसमें सामने ही आ जाता था, इसमें मेंशन करता हूँ मैं। हाउ टू चेक, हाउ टू चेक डेली फोन यूसेज ऑन एंड्रॉइड। ओपन सेटिंग, टैब डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल, नहीं टैब डिजिटल, हाँ डिजिटल वेलबींग एंड, हाँ आ गया यार, डिजिटल वेलबींग और पेरेंटल कंट्रोल। इसमें आपका, यार इसमें पुराना तो दिखा नहीं रहा यार। अब देख लेना यार, कहीं से तो होता है ये, कहीं से तो होता है। वीकली डालूं, चेक वीकली फोन यूसेज, डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल ही बता रहा है यार ये तो। एक्सेस पॉइंट में जाएगा वो तो। और पर वीकली तो दिखा नहीं रहा मेरे ख्याल से, आपके में दिखाएगा तो। अच्छा हाँ आ गया यार, वो डिजिटल वेलबींग में जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, जैसे ही आप डिजिटल वेलबींग में क्लिक करोगे तो आपके पास जो है वो आ जाएगा कि आपने जो है वो कितनी कितनी देर जो है वो मोबाइल फोन यूज किया, उसमें कौन सी एप्लीकेशन में कितना यूज किया है आपने। स्क्रीन टाइम जो है वो दिखा देगा, हाँ हाँ डिजिटल वेलबींग, और उसमें आ जाओ पेरेंट, और उसके बीच में जो है वो क्लिक करो, बीच में जैसे ही क्लिक करोगे ऊपर स्क्रीन टाइम आपको जो है वो दिखाई रहा है ना? तो स्क्रीन टाइम में जो है वो आपने कितना यूज जो है वो किया है, तो वो आपको जो है पता लग जाएगा। तो देखो आपका बताओ मुझे जरा, कितना यूसेज जो है वो आपका आ रहा है कमेंट बॉक्स पे लिखकर, कि आपने जो है वो कल कल कितनी देर मोबाइल यूज किया, बस इतना देखो आप। अब मेरा मत पूछना भाई, मेरा काम ही पूरा ही ऑनलाइन वाला जो है वो रहता है, तो मेरा तो पूछना ही मत मेरा, मैं बता दूंगा तो आप बोलोगे सर क्या कर रहे हो आप है। बट मेरा यार दिन भर ये यूट्यूब और ये सब चीजें चलती रहती है ना यार, काफी सारी चीजों पे मैं काम करता रहता हूँ। तो अब जैसे लाइव कई बार मैं क्लासेस लेता हूँ तो वो साइड में चलती रहती है ना? तो बहुत सारी चीजें रहती हैं तो वो चलती है, तो आप टेंशन मत लो उसका, मेरा वाला है मेरा वाला तो बता रहा है, भी मैं आपको दिखाता हूँ। 12 घंटे, 12 घंटे के अराउंड बता रहा है मेरा तो बट फिर भी देखो यार 12 घंटे मतलब मैं मोबाइल यूज फालतू चीजों के लिए नहीं करता हूँ। हाँ होगा इसमें एक आधी घंटे का फालतू यूज हो सकता है, बट आपका नहीं होना चाहिए। तो देखो यार बॉस, ये तो मतलब खतरनाक कहानी चल रही है। क्यों हो रही है ऐसी? क्योंकि आम जनता इसमें लगी हुई है। और इलॉन मस्क का मैं आपको बता रहा था भाई, उसका एक ने चेक किया, उसका एवरेज एक हफ्ते का 5 मिनट था, लिटरली। मतलब वो हो सकता है कि शायद फोन भी किसी को लगा नहीं रहा है ना, कर रहा है, फोन पे बात भी नहीं कर रहा हो 5 मिनट, बट वो बोल रहा था कि मैंने नया फोन लिया, इतना तो नहीं होगा, बट चलो ठीक है 5 मिनट नहीं भी। तो आपको एक समझ में तो एक चीज आ रही है यार आपको, कि लोग फोन यूज नहीं कर रहे हैं। जिसका खुद का हम लोग को देखने को मिल रहा है कि एक्स प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म है, वो बंदा नहीं यूज कर रहा। ये मार्क जकरबर्ग, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा, मेटा कंपनी वाला व्यक्ति, ये व्यक्ति ने अपने बच्चों को मोबाइल फोन डिवाइसेस गैजेट से दूर करके रखा हुआ है, एक इंटरव्यू में उसने बोला था। क्यों? बिकॉज दे नो वेरी वेल कि दीज आर द डिस्ट्रैक्शंस जिसमें आम आदमी पड़ा हुआ है, फंसा हुआ है। कभी आप देखना, जो बड़े बड़े लोग जो इंटरव्यू वगैरह में आते हैं, तो उनसे जब आप कोई चीज के बारे में पूछोगे ना कि अभी ट्रेंडिंग में जो है वो क्या चल रहा है, तो उनको शायद ज्यादा नॉलेज नहीं होती। क्यों? बिकॉज वो बिजी रहते हैं अपने काम करने में। बट आम आदमी को सबकी नॉलेज होती है ना? तो ये चीज है। हालांकि नॉलेज रखनी चाहिए किस चीज की, जो न्यूज़पेपर में है, जो न्यूज में है। तो इंडिया में भी ये ट्रेंड दिखाई दे रहा है। 2023 में इंडिया का गिनी कोफिशिएंट 0.410 तक पहुंच गया, जो इनकम इनइक्वालिटी का क्लियर इंडिकेटर है। टॉप 10% लोगों के पास 77% पैसा है, जबकि बॉटम 50% सिर्फ 13% कमा रहा है। लिख लो भाई, ये चाहो तो ये लिख लो, ये बहुत बढ़िया चीज है। richest 1% owns 45% ऑफ ग्लोबल वेल्थ, ये पॉइंट लिख लो। richest 10% के पास 38% ग्रेटर, मतलब वेल्थ जो है वो ज्यादा है पुअरेस्ट 50% से। 1 in 10 वुमेन ग्लोबली लिव्स इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, अत्यधिक गरीबी में रह रही हैं 10 में से 1 महिला।
बड़ी सिचुएशन बड़ी वो है। ये इंडिया की बात यहाँ पर जो है वो लिखी हुई है, टॉप 10% होल्ड 77% ऑफ इंडिया। इंडिया लिख लेना, इंडिया के अंदर क्या चल रहा है, तो ये लिख लो आप, ये वाला पॉइंट। इंडिया का गिनी कोफिशिएंट इंडेक्स जो इनकम इनइक्वालिटी को रिफ्लेक्ट करता है, वो ये है, लिख लो भाई, ये चीज लिखने वाली है। तो अब ये बता रहे हैं कि कॉलोनियलिज्म का इम्पैक्ट आज भी दिखता है कैसे, जैसे कि अगर हम बात करें 1765 और 1900 की, यूके ने इंडिया से 64.82 ट्रिलियन यूएस डॉलर का वेल्थ एक्सट्रैक्ट किया था। मतलब ब्रिटेन वाले जब यहां पर इंडिया के अंदर आए थे, तो इन लोगों ने, देखो यहां पर ये ये वाला पॉइंट, जब ये ब्रिटेन वाले इंडिया के अंदर आए थे तो इन लोगों ने इंडिया से 64.82 ट्रिलियन डॉलर्स निकाल लिए थे इंडिया से, लेके चले गए थे। और ये इसी पैसे से तो वो लोग अमीर बन गए। और इसमें से 33.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर ने सिर्फ अमीर लोगों को बेनिफिट किया। मतलब जो भी पैसा था वो हमारे देश से बाहर गया, वो आज भी उन्हीं कंट्रीज में जमा है। और मजा आ रहा है उन लोगों को इन पैसों का इस्तेमाल करके, पैसे से पैसा बनता है, बन गए वो रिच, करोड़पति। मॉडर्न से अब देखो यार, कोई भी व्यक्ति रिच बना, करोड़पति बना, तो उसको कंप्लेन नहीं करना है, वो अपने स्मार्टनेस से बना भाई। आप मूर्ख हो जो आप पैसा आपने लुटा दिया है। वो व्यक्ति इंटेलिजेंट है, वो उस व्यक्ति के पास कोई ना कोई तो अच्छा माइंड सेट है कि वो भाई पैसा कमा रहा है। हाँ बट देखो, इलीगल तरीके से पैसा कमाना इज नॉट गुड। नहीं तो आप बोलोगे कि अरे सर, कोई फ्रॉड करके पैसा कमाए तो भी वो सही है क्या? हाँ ठीक है भाई, उसने दिमाग लगाया फ्रॉड करने में, तो उसका थोड़ा सा अप्रिशिएट कर सकते हैं, पता लगाने के लिए कि हाँ यार ये अच्छा फ्रॉड है, लूप होल पता लगा, तो जिससे कि आगे रोक सके कि इस प्रकार के फ्रॉड नहीं होने चाहिए। बट दैट डजंट मीन कि उसने फ्रॉड करके जो पैसा कमाया वो सही है। और कभी भी हराम का पैसा जो है वो कभी भी फलता नहीं है भाई, ये बात तो सच है। कभी भी आप चीट करके कभी भी पैसा लोगे ना, कभी भी लाइफ में, तो कोई ना कोई नुकसान इसी जन्म में जो है वो घटेगा। कुछ ना कुछ तो ऐसा घटेगा कि इंसान जो है वो पागल हो जाएगा। बहुत बड़ी चीज उसकी लाइफ से प्रिय चीज चली जाएगी, बहुत कुछ होता है। तो कभी भी किसी को भी कोई वो नहीं करना चाहिए। मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम के तहत भी 30 मिलियन यूएस डॉलर पर आवर जो है वो ग्लोबल साउथ से ग्लोबल नॉर्थ ट्रांसफर होते हैं। देखो क्यों भाई, डेवलपिंग कंट्रीज को, अभी वो डेवलप नहीं हुई तो वो इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर नहीं है, इसीलिए। तो ये चीजें हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, तो ये चीजें जो है वो चल रही है भाई। कुछ रिकमेंडेशन इनने दिए, सोल्यूशंस दिए ऑक्सफैम ने। पहले तो बोला गवर्नमेंट को प्रोग्रेसिव टैक्सेशन अडॉप्ट करना होगा, मतलब कि जो ज्यादा कमा रहे हैं उनसे ज्यादा टैक्स लिया जाए और टैक्स हेवेंस को बंद किया जाए। टैक्स हेवन समझते हो ना, ऐसी कंट्रीज जैसे स्विट्जरलैंड वगैरह, दुबई वगैरह भी एक प्रकार से टैक्स हेवन की कैटेगरी में आ ही जाता है। फिर सिंगापुर तो है ही टैक्स हेवन का एक बेस्ट एग्जांपल, कि वहां पर कम टैक्स जो है वो लिया जाता है, या ना के बराबर टैक्स जो है वो लिया जाता है। तो ये सब बंद किया जाए। और इंडिया के अंदर तो है ही ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की पॉलिसी, कि अमीर लोगों से ज्यादा टैक्स लिया जाता है। फिर इसके अलावा कोलोनियलिज्म से अफेक्टेड कंट्रीज जो है उनको फाइनेंशियल रिपेरिशन दिए जो है वो जाने चाहिए, मतलब कि उनको हेल्प जो है वो करनी चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज को। ग्लोबल साउथ को एक दूसरे के साथ मिलकर पावरफुल होना होगा और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करना होगा। महिलाओं के अनपेड लेबर को वैल्यू करना होगा और रिच कंट्रीज को अपने क्लाइमेट एफर्ट्स को फंड करना होगा। तो मतलब यानी कि रिच कंट्रीज पुअर कंट्रीज की हेल्प करें। तो ये इनइक्वालिटी का सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि हेल्थ और एजुकेशन को भी अफेक्ट करती है। जैसे कि अफ्रीकन का लाइफ एक्सपेक्टेंसी 15 साल, देखो यहां पर है ये वाली चीज मेंशन। अफ्रीकन जो है उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 15 साल जो है वो कम है यूरोपियंस के मुकाबले। और 39% पूरे दुनिया भर में यूके, यूएस या फ्रांस की जो रिच इंस्टीट्यूशन जो है उससे एजुकेटेड है। तो ये इनइक्वालिटी को दिखाता है, देखो आप। तो यही चीज बता रहा है, आप देखोगे जो रईस है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशन में, बेस्ट इंस्टीट्यूशन में जाके पढ़ रहा है। जो गरीब आदमी है वो ना एजुकेशन ले पा रहा है, ना हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है वो ले पा रहा है, ना अच्छा खा पा रहा है। तो गाइस, अगर हम अपने देश और दुनिया में प्रोग्रेस चाहते हैं तो हमें ये इनइक्वालिटी दूर करनी होगी। अब इनइक्वालिटी दूर करने का मतलब नहीं है कि अमीर लोग को पकड़ के पीटो और उनके ऊपर जो है वो प्रेशर क्रिएट करो और उनका पैसा जो है वो गरीबों में बांट दो। रॉबिन हुड नहीं बनना है।
यहां पर गरीबों को सिखाना है कि भाई कमाया कैसे जाए, गरीबों को सीरियस होना सिखाना है। अब इन लोग सीरियस ही नहीं हो रहे साले, तो क्या करेंगे? भाई देखो ना, आप खुद सोचो, एक व्यक्ति सिर्फ कंप्लेन कर रहा है बैठा बैठा लेटा लेटा, और दिन भर जो है पिक्चरें देख रहा है, रील्स स्क्रॉल कर रहा है, और बोल रहा है कि मेरी जॉब नहीं लग रही, मुझे पैसा नहीं, पैसा कैसे आएगा मेरे पास? तो भाई नहीं आएगा उसके पास। पैसा उस व्यक्ति के पास आएगा, या सिलेक्शन उस व्यक्ति का होगा जो बैठकर पढ़ाई करेगा, जो बैठकर इस एग्जाम को क्लियर कैसे करना है, इसका सिलेबस क्या है वो कंप्लीट करेगा, नॉलेज गेन करेगा। तो उसका सिलेक्शन होगा भाई, उन लोगों का नहीं होगा जो बैठे हुए हैं सिर्फ इस सोच में कि एक दिन हमारा सिलेक्शन हो जाए। नहीं होगा भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको दिया ना भी एग्जांपल। तो देखो, आप लोग भी अपनी प्रिपरेशन में हार्डवर्क कर ही रहे हो, लेकिन अगर आप अपनी सोसाइटी को सुधारना चाहते हो, क्योंकि यही तो चीज है जो आप आगे चल के करोगे, तो ये टॉपिक आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। और ये ऐसे टॉपिक्स एग्जाम में अक्सर मतलब आते हैं, मतलब इसमें आप एग्जाम्पल्स के तौर पर जो है वो आ सकते हैं। तो आप ये एग्जाम्पल्स के तौर पर जो है मेंशन कर सकते हो काफी सारी चीजें इसके अंदर। बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर, इतना ही था बस। अब ये टॉपिक जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेली रोबोटिक सर्जरी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और पहले तो ये टॉपिक को ध्यान से सुन लो, फिर इसके नोट्स में आपको लिखवाऊंगा। तो देखो, आप सबने कभी सोचा है कि अगर कोई सर्जरी हमारे गांव क्षेत्र में हो, और वो भी किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के द्वारा, तो कैसा होगा? सभी ने सोचा है, और ये करना ही हमें, कि गांव क्षेत्रों तक हेल्थ केयर, बेस्ट टू एडवांस हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी है। तो हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे, एक नई डेवलपमेंट के बारे में जो इंडिया की हेल्थ केयर सिस्टम को टोटली रेवोल्यूशनाइज कर रहा है, टेली रोबोटिक सर्जरी। तो इंडिया ने अपनी पहली, इंडिया की ही टेली रोबोटिक सर्जरी की है। इंडिया ने अपने पहले टेली रोबोटिक सिस्टम एसएसआई मंत्र ने दो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हार्ट सर्जरी की हैं, और वो भी 286 किलोमीटर दूर से, यानी कि गुरुग्राम से जयपुर। जयपुर में बैठे पेशेंट को गुरुग्राम के बेस्ट एक्सपर्ट डॉक्टर ने जो है वो किया, उनकी सर्जरी करी। बड़ा बेहतरीन चीज है। जनवरी 2025 में ये सर्जरी परफॉर्म की गई थी, और ये एक बड़ा, आप कह सकते हो माइलस्टोन है, अचीवमेंट है हेल्थ केयर की फील्ड में, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी रिमोट एरियाज में भी एक्सपर्ट मेडिकल केयर पहुंचाने में मदद करेगी। बहुत बढ़िया। तो एसएसआई मंत्र इंडिया का पहला, इंडिया में बनाया गया टेली रोबोटिक सिस्टम है, जो एस एस इनोवेशंस ने डेवलप किया है। और यह सिस्टम सीडीएससीओ से अप्रूवल भी पा चुका है, जो कि इसकी सेफ्टी और इफेक्टिवनेस का प्रूफ है। इसमें दो मेन कंसोल है, एक मास्टर कंसोल जो रिमोटली सर्जन के पास होता है, मतलब एक मास्टर कंट्रोल जो होता है जिसमें डॉक्टर बैठेगा, और एक स्लेव कंट्रोल कंसोल जो पेशेंट के पास होता है, यानी कि एक रोबोट होता है जो पेशेंट के पास होता है, और रोबोट को वो गाइड करता है। अब सुनना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। चाहो तो इसकी फोटो जो है वो एक बार गूगल पे जो है वो सर्च करके जरूर देखना, एसएसआई मंत्र। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा आपको नजर आएगा, एक मतलब नेक्स्ट लेवल की, मतलब आपको ऐसा दिखेगा कि रोबोट के हाथ पैर है। मतलब अब यार पता है, ऑब्वियस ही बात है कि पेशेंट जो रहेगा वो तो उनको वो कर दिया जाता है ना, एनेस्थीसिया जो है वो लगा दिया जाता है, बेहोश कर दिया जाता है। बट सोचो अगर पेशेंट बेहोश होने से पहले सोचे कि ये रोबोट मेरा इलाज जो है वो करने वाला है, तो इंसान की तो हालत ही खराब हो जाए। बट एक्चुअल में अच्छे ट्रीटमेंट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर्स, बेस्ट एक्सपर्ट डॉक्टर हर जगह अवेलेबल उनका होना जो है वो बहुत डिफिकल्ट रहता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज होगी, इसकी फोटो जरूर देखना, आप अभी लिख लो कि एक टास्क की इसकी फोटो आपको देखनी है। इसकी फोटो एक बार देखना, मजा आ जाएगा एसएसआई मंत्र की फोटो देखकर। मैंने आपको एक इमेजिनेशन तो आपको बता ही दिया कि कैसा जो है वो ये दिखाई देता है। अब सुनो, तो इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें अल्ट्रा लो लेटेंसी है, मतलब जब सर्जन कोई कमांड दे तो रोबोट तुरंत उसे एग्जीक्यूट करे। अब समझना, इंटरनेट, पता लगे यहां से सर्जन ने जो है वो कमांड दी कि इसको चीरो, अब वो 15 मिनट बाद चीरेगा, तो कितना डिफिकल्ट हो सकता है भाई, है कि नहीं? तो इसमें अल्ट्रा लो लेटेंसी यानी कि फास्ट। यहां सर्जन ने ओके किया, रोबोट को कमांड दी कि भाई हार्ट सर्जरी करनी है, तो देखो यहां पे जाना है, यहां पे जाओ, तो तुरंत वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। और हाई प्रेसिशन प्रोसीजर,
ये सिस्टम बहुत सटीक है। सटीक नहीं होगा तो बड़ी गड़बड़ी हो सकती है भाई। टोटल एंडोस्कोपिक कोरोनरी आर्टरी बाईपास को परफॉर्म कर सकता है। बाईपास सर्जरी बोलते हैं ना, हार्ट की सर्जरी, उसको परफॉर्म करने के लिए इसको बनाया गया है। यानी कि बहुत ही डिटेल टू डिटेल को जो है वो बहुत अच्छी तरीके से जो है ये कंडक्ट कर सकता है। और ये सिस्टम टेली सर्जरी और रिमोट सर्जिकल ट्रेनिंग के लिए सर्टिफाइड है। अब देखो यार, सीडीएस सीओ ने इसको अप्रूव जो है वो दे दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सिस्टम बहुत बढ़िया है। तो बहुत बेहतरीन चीज है ये। अब ये सिस्टम जो है वो सिटी हॉस्पिटल्स और रिमोट एरियाज के बीच की दूरी कम कर देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, 90% ज्यादा चांसेस इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अब स्मॉल इंसिशन के साथ पेशेंट का रिकवरी टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि मतलब इस पे, अब देखो यार, ये तो पूरा ट्रीटमेंट हो रहा है वो रोबोटिक हो रहा है, तो इसमें जो बॉडी के अंदर जो चीर फाड़ जो की जाएगी वो बहुत ही थोड़ी सी की जाएगी। राइट, उसी से जो है वो पूरा काम कर लेंगे ये लोग। और ये टेक्नोलॉजी दुनिया भर में हेल्थ केयर को एक्सेसिबल बना सकती है। तो ये चीज है। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर हमें देखने को मिला कि दो कॉम्प्लेक्स सर्जरी परफॉर्म की गई, एक इंटरनल मेमोरी आर्टरी हार्वेस्टिंग और दूसरा टोटल एंडोस्कोपिक कोरोनरी आर्टरी बाईपास। लेकिन इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी आए थे। अब देखो, ये इंटरनल मेमोरी आर्टरी हार्वेस्टिंग और दोनों बेसिकली हार्ट से रिलेटेड ही हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। अगर आप देखो तो, जैसे ये जो आई एम है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल मेमोरी आर्टरी, ये एक प्रोसीजर होता है जिसके अंदर इंटरनल मेमोरी आर्टरी को रिमूव किया जाता है चेस्ट की जो है वो वॉल से। राइट। तो ये चीज रहती है। इसकी भी फोटो देखना चाहो तो एक बार इसकी फोटो जो है वो देखना, तो आपको एक आइडिया जो है वो लग जाएगा। तो ये चीज, अब पेशेंट को जो है वो ऑब्वियस ही बात है कि इसमें स्पाइन पे लेटा के उसको एनेस्थीसिया वगैरह जो है वो दिया जाता है, यानी कि लेट कर पूरी सर्जरी कंडक्ट जो है वो होती है। अच्छा खासा टाइम जो है वो लगता है। बट इसमें जो है वो ये सक्सेसफुल इसलिए हो रही है, ये वाला जो रोबोटिक सर्जरी है, क्योंकि इसमें चीरा फाड़ी जो है वो काफी कम हो रही है। फिर आपको बाईपास तो पता ही है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। फिर इसके अलावा हम लोग को देखने को मिल रहा है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे कि हाई स्पीड नेटवर्क्स की जरूरत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर नेटवर्क कनेक्टिविटी अगर लो हुई, लो लेटेंसी हुई, तो थोड़ी सी हल्की सी भी दिक्कत के कारण पेशेंट की डेथ हो सकती है। ठीक है। फिर इसके अलावा टेक्निकल और मेडिकल प्रिपेयर्डनेस होना बहुत जरूरी है। इसमें मॉक ड्रिल्स बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि बहुत बार डॉक्टर्स को रहे वो उसको अच्छे से यूज करने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। और फिर इसमें कॉस्ट भी बहुत हाई है इसका, क्योंकि ये सब टेक्नोलॉजी सभी हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं है ना यार। तो ये चीज है। अब रोबोट्स क्या होता है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं यार। अब इसका उपयोग ये लोग हेल्थ केयर में भी कर रहे हैं। राइट। कई बार जो है वो नर्स के तौर पर रोबोट्स का उपयोग कर दिया जाता है, कोविड के समय बहुत हम लोग को देखने को मिला। ठीक है। सर्जरी में भी काफी हेल्पफुल होता है ये, क्योंकि बहुत कम चीर फाड़ होती है, जिससे रिकवरी टाइम जो है फास्ट हो जाता है। ठीक है। पेशेंट मॉनिटरिंग के लिए, टेलीमेडिसिन के लिए भी रोबोटिक्स का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, यानी कि वो डायग्नोस कर लेता है कि क्या बीमारी है पेशेंट को। तो ये टेक्नोलॉजी गाइस छोटे हॉस्पिटल्स और गांव क्षेत्रों में इंप्लीमेंट करने में थोड़े चैलेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि इसका कॉस्ट जो है वो काफी हाई हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। और इन फ्यूचर भी रोबोटिक्स की डिमांड जो है वो काफी सारी इंडस्ट्रीज में बढ़ती जा रही है, एग्रीकल्चर हुई, स्पेस हुई, डिफेंस हुई, है ना, हर जगह। तो ये चीज है। बस यही था पूरा ओवरऑल टॉपिक। ट्रेनिंग करवाना जरूरी है, इसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाना जरूरी है सटीकता के लिए। तो आप तो इसमें ये चीज मेंशन करो, SSI मंत्र, SSI मंत्र डैश टेली रोबोटिक सर्जरी इन इंडिया। ठीक है। डेवलप्ड बाय SS इनोवेशंस, SSI मंत्र, अप्रूव फ्रॉम CDSCO। पूरा इसका फुल फॉर्म तो आपको वही लिखोगे, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। अप्रूव कर दिया भाई इसको, तो बढ़िया है। इंडिया का पहला, इंडिया में बनाया गया सर्जिकल टेली रोबोटिक सिस्टम, लिख लेना। अब इसके दो कंसोल होते हैं, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके फीचर में बस ये लिख लेना आप, ये जो ये लिखा हुआ है, अल्ट्रा लो लेटेंसी। दूसरा हाई प्रेसिशन प्रोसीजर, यानी कि बहुत सटीक तरीके से काम करता है। और रेगुलेटरी रिकॉग्नाइजेशन, या सर्टिफाइड लिख देना, नेक्स्ट लिख दो सर्टिफाइड, सर्टिफाइड फॉर टेली सर्जरी एंड रिमोट सर्जरी सर्जिकल ट्रेनिंग, नहीं टेली सर्जरी बस, ठीक है। सर्टिफाइड फॉर टेली सर्जरी।
तीसरा पॉइंट ये डाल दो, बस ये इसके फीचर्स हैं। बस बाकी चीजें तो मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी हैं। रोबोट्स क्या है आने वाले समय में, और भी क्या क्या चीजों पर ये काम कर सकते हैं, है ना। व्योम मित्र हमने डेवलप किया हुआ है, इसरो का ह्यूमनाइड एस्ट्रोनॉट। दक्ष डिफेंस एप्लीकेशन के लिए हमने रोबोट्स डेवलप किए हैं। ठीक है, बस ये था इस पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। अब ये टॉपिक थोड़ा सा आपके लिए जो है वो सुनने वाला टॉपिक है। तो हम जो है वो डिस्कस करेंगे ग्लोबल लेबर मार्केट चैलेंजेस 2024 के बारे में। तो देखो यार, लेबर मार्केट चैलेंजेस और रेजिलियंस हमें समझना जरूरी है। जो अभी 2024 में बहुत इंपॉर्टेंट मतलब चीजें सामने आई, कुछ रिपोर्ट्स इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2025। तो ये लिख लो यार, ये चीज लिख लो, ये चीज एग्जाम में आ सकती है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की ये रिपोर्ट का क्या नाम है। ठीक है। तो दुनिया के लेबर मार्केट्स को काफी चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। तो हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे डिटेल में कि भाई क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो ये आपको थोड़ा समझना जरूरी है, बाकी ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन के बारे में। बेरोजगारी 2024 में पूरे दुनिया भर में बेरोजगारी का रेट 5% बढ़ा है। और जो कि 2023 के लेवल के हालांकि बराबर ही है, बट 5% पर हम लोग को देखने को मिल रहा है। और ये एक अच्छी बात है, पर अगर हम युवाओं के अनएम्प्लॉयमेंट देखें तो ये अभी भी काफी हाई है, 12.6%। आप देखें कि ये रेट एडल्ट्स से भी ज्यादा है। तो अपर मिडिल इनकम कंट्रीज में युवाओं का अनएम्प्लॉयमेंट 16% तक पहुंच गया है, जबकि लो इनकम कंट्रीज में 8% है, क्योंकि उनमें इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा है। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग जो है वो स्टेबल जॉब जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। और काफी सारे लोगों ने तो अपनी जॉब छोड़कर अपना खुद का बिजनेस वगैरह भी शुरू किया है, जैसे आपको ऑलरेडी रहो पता ही है ना। तो ये अभी के लिए लिखने की जरूरत नहीं। देखो अभी थोड़ी देर पहले एक टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि पूरे दुनिया भर में बिलियनियर्स जो है वो हर हफ्ते में 4-4 बिलियनियर्स निकल के आ रहे हैं और इतना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, और वहीं हम देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। क्यों भाई? रीजन है भाई, रीजन साफ है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। पीपल आर वेस्टिंग देयर टाइम। लोग स्किल्स सीखना पसंद ही नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों। लोगों को चाहिए कि बस सब हाथ में बैठे बैठे उनको मिल जाए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है बॉस। जॉब्स आज की रेट में माना कम हो रही हैं, बट जो निकल रही है वो स्किल्स जॉब निकल रही है। तो वैसी स्किल्स तो डेवलप करो। मैंने आपको बोला ना कि जो इंडस्ट्रीज को चाहिए वो एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करा है। सो यू हैव टू गो फर्दर। आपको और आगे निकलना पड़ेगा, स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, तब जाकर जो है वो काम होगा आपका। तो अब देखो, अब बात करते हैं रीजनल डिस्पैरिटीज के बारे में। सब सहारन अफ्रीका में इनफॉर्मल सेक्टर का डोमिनेंस है। भाई ऑब्वियसली बात है, पुअर कंट्रीज जो होती है वहां पे इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो डोमिनेट करता है। इंडिया के अंदर भी इनफॉर्मल सेक्टर बहुत कंट्रीब्यूट करता है, डोमिनेट करता है। अब यहां पर सब सहारन अफ्रीकन के अंदर बहुत लोग $3.65 पर डे से भी कम में जिंदगी गुजार रहे हैं। सोच रहे हो, $3.65 पर डे से भी कम। ये सिनेरियो हमारे लिए एक वार्निंग है कि अगर हम लेबर मार्केट को देखते हैं तो क्षेत्र के बीच बहुत डिफरेंस है। एडवांस्ड इकोनॉमीज में ओल्डर वर्कर्स और वुमेन की पार्टिसिपेशन बड़ी है, लेकिन लो इनकम कंट्रीज में पार्टिसिपेशन स्लो है, जिसमें युवा सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रहा है। फिर इसके अलावा कुछ क्रिटिकल चैलेंजेस की बात करें, सबसे पहले नीट, नॉट इन एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग। इसका ये फुल फॉर्म है नीट का। ये अपना वाले नीट नहीं है जो आप जो है वो सोच रहे हो। तो ये नीट मतलब नॉट इन एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अब इसका पॉपुलेशन बढ़ रहा है भाई, लोग ना पढ़ रहे हैं, ना कमा रहे हैं, ना कोई स्किल डेवलप कर रहे हैं, ना ट्रेन कर रहे हैं, तो कैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा? कंट्री का छोड़िए, पर्सनल लोग अपने पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोच रहे भाई, आराम फरमा रहा है बस। 2024 में ये पॉपुलेशन 259 मिलियन तक पहुंच गई है। इसमें से 85.8 मिलियन युवा मेन और 173.3 मिलियन युवा वुमेन हम लोग को देखने को मिल रही हैं, जो या तो एजुकेशन में नहीं है या वर्कफोर्स में नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट इशू है ग्लोबल जॉब गैप्स का। ये गैप 402 मिलियन तक पहुंच गया है। इसमें 186 मिलियन अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स हैं, 137 मिलियन डिस्करेज वर्कर्स हैं, और 75 79 मिलियन
लोग केयर गिविंग ऑब्लिगेशन की वजह से काम नहीं कर पा रहे, ये मतलब बहाना है कि हमें तो यार घर का बहुत काम होता है, तो घर का इतना काम है तो फिर कैसे काम कर पाएंगे। है, ऐसा नहीं होता भाई। करने वाला सब कुछ करता है। अगर आपने सोच लिया है कि आपको ये चीज करनी है तो वो आपको मिलेगी। और उस अकॉर्डिंग आपको प्लान करना पड़ेगा भाई। अगर आप टाइम वेस्ट करोगे तो पॉसिबल ही नहीं है चीजों को करने का। भाई अगर आपने आपका आज का टारगेट है कि आपको ये फलाना फलाना चीजें कंप्लीट करनी है, तो यू हैव टू कंप्लीट इट बाय द एंड ऑफ द डे। भले ही उसके लिए फिर आपको कम सोना पड़े, चलेगा। और टारगेट भी ऐसे सेट करो जो आप अचीव कर पाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने टारगेट सेट कर दिया कि आज तो हम छह छह बुक कवर करेंगे। औकात तुम्हारी एक बुक कवर करने की नहीं है, तुम छह बुक कैसे कवर कर लोगे यार। वो औकात तब बनेगी छह बुक कवर करने की, जब आप एक बुक कवर करो, फिर आप दो बुक कवर करो, फिर आप तीन बुक कवर करो। फिर आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ यार वी कैन कवर इट। मैं एक दिन में लोगों को जो है वो तीन तीन चार चार किताबें जो है पढ़वा देता हूँ, याद करवा देता हूँ, रटवा देता हूँ। तीन तीन चार चार किताबें। बट उसकी एक स्किल है कि किस तरीके से चीजों को चलना है ना। अब हाँ, बट अगर आप बात करो एडवांस बुक की, तो एडवांस बुक जो है वो एक हफ्ते में किसी की भी आराम से कंप्लीट हो सकती है। लोग पूरे एक साल तक लक्ष्मीकांत फिनिश नहीं कर पाते भाई। पूरे एक साल तक लोग जो है वो, चाहे वो स्पेक्ट्रम ले लो या फिर बिपिन चंद्रा ले लो, लोग कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे हैं। और आपको 2 या 3 दिन 4 दिन से ज्यादा लगना नहीं चाहिए इन सब किताबों को कवर टू कवर कंप्लीट करने में। अगर इससे ज्यादा लग रहा है तो यू आर गोइंग रॉन्ग। और वो भी समझ के पढ़ना है पूरी चीजों को, ऐसा नहीं कि ऐसे ही पढ़ लिया। बट डोंट वरी, अगर नहीं हो रहा तो अब से होगा। आज से डिसाइड करो कि नहीं, मुझे जो है वो सीरियसली चीजों को कवर अप करना है। अपने गोल्स अपने टारगेट्स जो है वो सेट करके तभी तो बन पाओगे भाई। नहीं तो फिर ये इसी ट्रैप में फंसे रहोगे अनएम्प्लॉयमेंट के, कि एग्जाम ही नहीं निकल रहा, कहीं पे जॉब ही नहीं लग पा रही, है ना। अगर ऐसा नहीं हो रहा अपनी लाइफ में तो इस चीज से डरो, ये रिपोर्ट से डरो कि देखो दुनिया में क्या हो रहा है, और उस रिपोर्ट से इंस्पायर हो, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले जो है वो डिस्कस करी। बताना जरा वो रिपोर्ट का नाम, कि वो रिपोर्ट जो है वो क्या थी जिसके बारे में अभी हमने बात करी, कि हर हफ्ते 4 बिलियनियर निकल के आ रहे हैं। कितना इंस्पिरेशन मिलता है। और एक रिपोर्ट जो है वो बोल रही है कि लोग हालत खराब है दुनिया भर में। तो अब आपको चूज करना है कि आपको किस रिपोर्ट का हिस्सा बनना है। हालांकि आप इस दोनों रिपोर्ट के हिस्से में नहीं आते हो। आपको तो है, आपको तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर मुझे तो सिर्फ एक ही रिपोर्ट का जो है वो हिस्सा बनना है, जो यूपीएससी या आपका जो भी स्टेट पीएससी है वो रिलीज करेगा फाइनल, और उसमें आपका नाम लिखा हो, आपकी रैंक लिखी हो। बस, मतलब सर मुझे तो बस वही रिपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं है। ये एटीट्यूड होना चाहिए। बट उस हिसाब से फिर काम भी करो, टारगेट सेट करो, पढ़ो। तो ये चीज है। तो 2024 में इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ा स्लो हो गया है, सिर्फ 3.2%। 2023 में ये 3.3% था, और 2022 में 3.6%। तो आप समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक स्लो डाउन का इंपैक्ट लेबर मार्केट पर पड़ा है। बट ऑब्वियस सी बात है, हाई पब्लिक डेट की वजह से डेवलपिंग कंट्रीज में एसेंशियल सर्विसेज जैसे एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। तो ये चीज है। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज की जो अभी उभर कर आ रही हैं। सबसे पहली अपॉर्चुनिटी तो ग्रीन और डिजिटल सेक्टर में, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। रेन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर जो है वो ग्रो कर रहा है। आप जानते ही हैं 2022 में 13.7 मिलियन जॉब से 2023 में 16.2 मिलियन जॉब तक ये पहुंच गया। ये रेन्यूएबल एनर्जी में सोलार और हाइड्रोजन एनर्जी की वजह से है। लेकिन ये बेनिफिट सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे हैं। चाइना में 46% जॉब्स हैं इस सेक्टर में। डिजिटल सेक्टर में भी काफी ग्रोथ जो है वो देखने को मिल रही है, पर कई कंट्रीज के पास इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी है। इसलिए ये दोनों सेक्टर्स ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए काफी प्रॉमिसिंग तो है। बट फिर भी हम लोग को रीजनल और जेंडर डिस्पैरिटी देखने को मिल ही रही है। यानी कि क्षेत्र वाइज भी कहीं पर ज्यादा मिल रही है, कहीं पर कम मिल रही है। और जेंडर की तो बात है ही, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। वुमेन की लेबर मार्केट में पार्टिसिपेशन अभी भी काफी कम है। और केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मेजर बैरियर बन जाता है कि भाई उनको घर परिवार का ख्याल रखना है। घर परिवार का ख्याल सब लोग इक्वली रखो ना, क्यों सिर्फ बर्डन महिलाओं के ऊपर दे रहे हो। सो अगर ये डिस्पैरिटी दूर हो सकती है तो इकोनॉमी को काफी बेनिफिट होगा। तो ये चीजें हैं गाइस, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रिकमेंडेशन है जो फ्यूचर में काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। पहले तो लो इनकम कंट्रीज को अपने
रेमिटेंस को प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी कि बाहर से जो पैसा कमाकर जो, मतलब जो लोग बाहर जाकर पैसा कमाकर यहाँ पर भेज रहे हैं आपके देश में, तो उस पैसे का इस्तेमाल जो है वो आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर जो है वो करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। फिर मॉडर्न सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना चाहिए, जो जो क्वालिटी जॉब्स क्रिएट करें। एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को बढ़ाना चाहिए, जिससे युवाओं को उभरती हुई इंडस्ट्री जैसे रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी के एरिया में वो स्किल डेवलप करके आगे बढ़ सकें। फिर इसके अलावा इंक्लूसिव फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी प्रमोट करनी चाहिए, राइट, यानी कि बैंकिंग सेक्टर की बेहतर पॉलिसी जो है वो लानी चाहिए। तो ये सब चीजें हैं। तो ये एक ओवरव्यू था लेबर मार्केट चैलेंजेस का। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कुछ चीजें हमने जो है वो देखी हैं। तो इस पर थोड़ा सा जो है वो आपको ध्यान में रखना है, बाकी इसमें और कुछ ज्यादा नोट्स बनाने की आपको आवश्यकता जो है वो नहीं है। अब गाइस देखो, ये जो टॉपिक है ये इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सब जगह से दिमाग हटाकर इस टॉपिक पर फोकस करो। तो देखो, हम बात करेंगे इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी के बारे में। ये जीएस पेपर 2 पेपर 3 दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। बहुत इजी तरीके से मैं आपको इस टॉपिक को समझाऊंगा। पहले न्यूज की तरफ चलते हैं, अभी कुछ मत लिखो, सिर्फ सुनो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के नियम को थोड़ा आसान कर दिया है, लिबरलाइज कर दिया है। इसका मेन गोल है इंडियन रुपी यानी कि आईएनआर को ग्लोबल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में ज्यादा यूज किया जाए। आज की डेट में इंटरनेशनली कौन सी करेंसी बाप बनी हुई है? डॉलर। हमेशा डॉलर का यूज होता है। तो अब आरबीआई बोल रही है कि नहीं, हम कुछ ऐसा करेंगे कि हम इंटरनेशनल ट्रेड में इंडियन रुपीस का उपयोग करें। अब इससे डोनाल्ड ट्रंप बहुत खतरनाक चटकने वाला है। देखना आप आगे कुछ समय में डोनाल्ड ट्रंप इसके ऊपर क्वेश्चन उठा देगा, देख लेना आप, गारंटीड। तो ये स्टेप्स आईएनआर को स्टेबलाइज करने और इंटरनेशनल लेवल पर उसकी क्रेडिबिलिटी को बूस्ट करने के लिए किए गए हैं। सो आज की डेट में आरबीआई का ये इनिशिएटिव फॉरेन इन्वेस्टर्स, एक्सपोर्टर्स और नॉन रेसिडेंट्स के लिए रुपीस को यूज करना आसान बना रहा है। यानी कि हम टारगेट कर रहे हैं कि रुपीस को जो है वो इजी जो है वो बना सके, यूज करने लायक बना सके इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। तो अभी के लिए सबसे पहले पॉइंट में तो आप यही लिख दो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिबरलाइज किया है, इजी बनाया है फेमा के रूल्स को। किस पर्पस के लिए? कि प्रमोट किया जा सके क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए आईएनआर को। बस इतना लिख लोगे आप, ये पहला पॉइंट। अब लिखने के बाद अब ध्यान सुनो। FEMA यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसके रेगुलेशंस रूल्स की बात करें तो देखो, अब फॉरेन कंट्रीज के लोग जो नॉन रेसिडेंट्स हैं वो अपने आईएनआर अकाउंट्स इंडियन बैंक्स में खोल सकते हैं। यानी कि अब एनआरआई को कह दिया जाएगा कि आप इंडिया के अंदर अपना बैंक अकाउंट ओपन कर लो। इससे उनको इजी सेटलमेंट मिलेगा अपने करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए। यानी कि जब वो पैसा ट्रांसफर जो है वो करेंगे तो उनको जो है वो काफी इजी रहेगा। नॉन रेसिडेंट्स अपने स्पेशल नॉन रेसिडेंट रुपी अकाउंट या फिर स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स का उपयोग करके दूसरे नॉन रेसिडेंट के साथ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इससे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का प्रोसेस स्मूथ हो जाएगा। तो वॉस्ट्रो और नॉस्ट्रो अकाउंट होते हैं गाइस, ये दो प्रकार के अकाउंट हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं। जो एक कंट्री की बैंक की ब्रांच का अकाउंट होता है, मतलब बात समझ रहे हो? जिसे एग्जांपल के तौर पर यूएसए के किसी बैंक में एसबीआई का अकाउंट, बात समझना, यूएसए के किसी बैंक में हमारे इंडियन बैंक का एक अकाउंट है। और वो अकाउंट जो है वो क्या किस तरीके से हेल्प करेगा, वहां पे रहने यूएसए में रहने वाले इंडियंस जो है वो उस अकाउंट के जरिए जो है वो इंडिया के अंदर ट्रांजेक्शन जो है वो कर सकेंगे। ये उस पर्पस के लिए होता है। ये क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए होता है, फास्ट करने के लिए होता है। फिर हमारे डोमेस्टिक एक्सपोर्टर्स अब ये फैसिलिटीज, मतलब यानी कि इनको मिल पाएगी कि वो किसी भी फॉरेन करेंसी में अपने अकाउंट्स में अब्रॉड खोल सकते हैं, यानी कि फॉरेन में खोल सकते हैं, जिससे वो अपने एक्सपोर्ट प्रोसीड को इजीली मैनेज कर सकें। अब नॉन रेसिडेंट्स इंडियन अपने रुपीज अकाउंट के थ्रू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं
और ये स्टेप रुपीस को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फ्लो में इंटीग्रेट करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको तो सिंपल सी चीज जो है वो यही समझनी है कि हम लोग जो है वो इस प्रकार से रुपीस को बना रहे हैं कि उससे एक्सपोर्ट जो है वो किए जा सके उसका उपयोग करके। अब हम बात करते हैं एनआरआई अकाउंट के बारे में। तो ये अकाउंट्स एनआरआई के लिए स्पेशल होते हैं गाइस, और ये उनकी कन्वीनियंस के लिए डिजाइंड होते हैं। तो ये अकाउंट तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, एक होता है नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, और एक होता है फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, ये लिख भी लो आप। एनआरआई अकाउंट्स लिखो आप, एनआरआई अकाउंट्स। अब ये समझ में आ गया, एक ऐसा बैंक का खाता जो एनआरआई का होता है। अब जैसे मेरा छोटा भाई एनआरआई है ना, अब उसके बैंक के खाते हैं ये, ठीक है। तो इनको तीन ऑप्शन मिलते हैं। एक होता है एनआरई अकाउंट, दूसरा होता है एनआरओ अकाउंट, और तीसरा होता है एफसी एनआर अकाउंट। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के अकाउंट दिए जाते हैं, ये लिख लो। सबसे पहले एनआरई अकाउंट के बारे में बात करेंगे, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। ये अकाउंट उन नॉन रेसिडेंट इंडियंस के लिए है जो अपनी कंट्री से अर्निंग कर रहे हैं। इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों टैक्स फ्री होता है। मतलब अपनी कंट्री से ही अर्निंग हो रही है, यानी कि कोई बाहर बैठा हुआ व्यक्ति यहां इंडिया से अर्न कर रहा है तो वो एनआरई अकाउंट ओपन करेगा। दूसरा का होता है एनआरओ अकाउंट। ये अकाउंट उन एनआरआईज के लिए है जो इंडिया में इनकम कमा रहे हैं, जैसे रेंटल इनकम या डिविडेंड्स। इसमें इंटरेस्ट टैक्स होता है। अच्छा सॉरी, पहला वाला जो है नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, मतलब सॉरी, एक्सटर्नल मतलब जो वहां पर जो कमा रहा है, एक्सटर्नल है ना, क्योंकि वो वहां पर जो कमा रहा है। और ऑर्डिनरी मतलब जिसका काम इंडिया से हो रहा है, यानी कि इंडिया में उसका कोई फ्लैट है, उसको उसने रेंट पे चढ़ा रखा है, वहां से उसकी इनकम आ रही है। और फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट, तो ये अकाउंट एनआरआईज को अपनी फॉरेन करेंसी में अर्निंग डिपॉजिट करने की फैसिलिटी देता है। मतलब कि वो अपनी जैसे फॉर एग्जांपल कि छोटा भाई मेरा लंदन में यूरोज में कमा रहा है, तो वो यूरोज यहाँ पर डिपॉजिट जो है वो कर सकता है। तो ये अपने फॉरेन करेंसी में अर्निंग डिपॉजिट करने की फैसिलिटी देता है कि फॉरेन करेंसी में वो कमा रहा है, वो यहाँ पर डिपॉजिट कर दे। तो ये अकाउंट भी टैक्स फ्री जो है वो होते हैं, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छा ऑप्शन होता है। तो ये इस प्रकार के तीन हम लोग को ये एनआरआई के लिए अकाउंट देखने को मिलते हैं। फिर से रिपीट कर देता हूं, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल मतलब जो अपनी कंट्री में बैठ के कमा रहा है और वो ये अकाउंट खोल सकता है। इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों टैक्स फ्री होता है। दूसरा, जैसे कि कोई इंडिया के अंदर किसी ने फ्लैट ले रखा है, तो उससे उसको जो रेंट की इनकम आ रही है जो भी, तो उससे जो पैसा बना रहा है वो, तो ये नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट है। और तीसरा मैंने आपको बताया ये फॉरेन करेंसी, कि वो फॉरेन करेंसी में कमा रहा है और उसको यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो। तो ऐसे ये तीन अकाउंट्स हम लोग को देखने को मिलता है। क्लियर? तो ये इसके बारे में लिख भी लेना आप कि पहला अकाउंट पे आप सिंपली सी चीज लिखो, जहां पर वो रह रहे हैं वहां पर वो कमा रहे हैं, रेसिडेंस ऑफ कंट्री, है ना, सिंपली चीज अर्निंग फ्रॉम देयर कंट्री ऑफ रेसिडेंस, जहां पर वो रह रहे हैं। ठीक है, उनके लिए ये होता है। और जितने फंड्स जो होते हैं वो रुपीज में होते हैं, ठीक है, इस अकाउंट के अंदर। अब सुनो दूसरी चीज, पहले तो आपने ये लिख दो कि ये तीन चीज बस समझनी है। नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी के अंदर इनकम उनकी आ रही है इंडिया से, इनकम अर्न फ्रॉम इंडिया। ठीक है, हाँ, इसमें ये भी लिख सकते हो पहले वाले के अंदर एग्जाम फ्रॉम टैक्सेशन लिख दो आप, इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा उन लोगों का। जो अपनी कंट्री में कमाएगा उसको कैसे टैक्स लगेगा, इंडिया के अंदर जो कमाएगा उस पर टैक्स लगेगा ना, और इनको लगता है टैक्स। ये टैक्सेबल होता है क्योंकि इंडिया के अंदर कमा रहा है। हाँ, अब तीसरा जो अकाउंट होता है, ये अपनी फॉरेन करेंसी को जो है वो डिपॉजिट कर सकता है यहां पर। ये भी टैक्स फ्री होता है क्योंकि फॉरेन करेंसी है ना, क्योंकि उनने वहां पर टैक्स भरा है। बहुत कॉमन लॉजिक है ये इकोनॉमिक्स का। भाई जो इंसान जैसे इंडिया में जो कमाएगा वो इंडिया के अंदर टैक्स पे करेगा ना, जो बाहर कमाएगा वो बाहर टैक्स पे करेगा। तो ये दोनों बाहर कमाने वाले हैं, तो इसलिए एग्जम्प्टेड हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, टैक्स फ्री है भाई ये, क्योंकि वो बाहर कमा रहे हैं ना। और ये वाला इंडिया के अंदर इसकी अर्निंग हो रही है, तो इसलिए इस पर टैक्स लग रहा है। सिंपल एज दैट, बीच वाला। अब देखो, अब बात करते हैं इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ आईएनआर की प्रोसेस के बारे में। ये प्रोसेस है, इसमें इंडियन रुपी को ग्लोबल ट्रेड और फाइनेंस में ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है। अब इसके लिए आरबीआई ने कुछ स्टेप्स लिए हैं गाइस, जैसे मैं आपको बता रहा था वॉस्ट्रो अकाउंट, एक हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट देखने को मिलता है वॉस्ट्रो अकाउंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। 2022 में आरबीआई ने स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट को इंट्रोड्यूस किया था, जो रुपीज में ट्रेड सेटलमेंट को बढ़ावा देता है।
इसे दुनिया भर के बैंक्स को आईएनआर में ट्रांजैक्शन करना आसान हो गया है। यानी कि दुनिया भर के बैंक जो है वो आईएनआर में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं हमारे यहां पर अपना अकाउंट खुलवा के। फिर ऐसे ही हमने आरबीआई ने कुछ कंट्रीज जैसे यूएई, इंडोनेशिया, मालदीव्स के साथ, उनके जो सेंट्रल बैंक है उनके साथ एमओयू साइन किए, जिसमें लोकल करेंसी में हम ट्रेड कर रहे हैं इन कंट्रीज के साथ। दिसंबर 2023 में आरबीआई ने फीमा रेगुलेशन को रिवाइज किया, जिसमें अब आईएनआर को फॉरेन करेंसी के साथ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन में यूज करना अलाउड है। तो ये चीजें हम लोग को देखने को मिल रही हैं। अब देखो, इससे क्रॉस बॉर्डर ट्रेड काफी इजी हो जाएगा, एनआरआई के लिए इन्वेस्ट करना इजी हो जाएगा। राइट, जितना इंडियन रुपीस का यूज होगा उतनी ही रुपीस जो है वो स्टेबल होगी, है ना। फॉरेन करेंसी के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी जो है वो कम होगी, क्योंकि फॉरेन करेंसी काफी ज्यादा वो रहती है, फ्लक्चुएट जो है वो करती है, अप डाउन होती रहती है, तो उससे हम लोग को फ्लक्चुएशन का फायदा जो है वो मिलेगा। इंडिया को अपनी करेंसी एग्रीमेंट को और ज्यादा ट्रेडिंग पार्टनर के साथ एक्सपेंड करना होगा आने वाले समय के लिए, यानी कि हम और भी कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट करें। फिर बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें, पॉलिसीज को जो है वो और बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करें, है ना। तो ये सब चीजें हैं जो आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब देखो, ब्रिक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि ब्रिक्स के बारे में आपको ऑलरेडी पहले ही पढ़ा चुका हूं। ठीक है, आपको जो चीज जो है वो ध्यान में रखनी है, जो आपको ऑलरेडी जो है वो पता है। अब नेक्स्ट जो है वो मिशन स्कॉट का ये टॉपिक है, ये मैं आपको समझाऊंगा। अब देखो, ध्यान से जो है वो सुनना पहले इस टॉपिक को, फिर उसके बाद इसका इस क्वेश्चन का जो है वो खुद से ट्राई करना आंसर जो है वो देने की। मिशन स्कॉट, SCOT, इसके बारे में जो है हम लोग चर्चा जो है वो करेंगे। देखो यार, आपको पता है कि इंडिया स्पेस की दुनिया में कितना आगे बढ़ रहा है। अब जान ही रहे हो, इतने सारे हमारे पास हर 3 4 5 दिन में स्पेस सेक्टर से रिलेटेड एक न्यूज आई रही है, अपडेट आई रही है। तो हम मिशन स्कॉट के बारे में बात करेंगे, 90% से ज्यादा चांसेस है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और इंडिया के स्पेस इनिशिएटिव के बारे में भी कुछ बात करेंगे। तो मिशन स्कॉट क्या है, सबसे पहले इसके बारे में बात करें तो इसका मतलब है स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। क्या है? स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस दुनिया का पहला कमर्शियल सैटेलाइट है जो स्पेस में जो भी ऑब्जेक्ट्स है उनको ट्रैक करता है। तो मिशन स्कॉट मतलब ट्रैक करना, कि स्पेस में जो भी चीज चल रही है उसको ट्रैक करो। ये सैटेलाइट स्पेस के ऑब्जेक्ट्स को मॉनिटर करता है ताकि हम किसी भी डेंजरस कोलिजन या खतरे से बच सकें। यानी कि हमारी जो एक्टिव सैटेलाइट है उससे अगर कोई और दूसरी चीज आकर टकरा जाएगी तो कितना नुकसान हो सकता है कम्युनिकेशन को, इंटरनेट को, राइट, डिफेंस सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, है ना, कितना नुकसान हो सकता है। तो ऐसा ना हो इसलिए पहले ये ट्रैक करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है जो आकर टकरा सकता है। तो स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस का मतलब ये है कि स्पेस में जो चीजें हो रही हैं उनको समझना, उन्हें ट्रैक करना। और मिशन स्क्वाड हमारी सेफ्टी को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है, ताकि हम स्पेस के ऑब्जेक्ट्स को अवॉइड कर सकें, अननेसेसरी रिस्क से बच सकें, कोलिजन से बच सकें, टकराने से बच सकें। फिर नेत्र प्रोजेक्ट इंडिया का खुद का स्पेस मॉनिटरिंग सिस्टम है ये, है ना। तो नेत्र प्रोजेक्ट की बात करें तो इंडिया का खुद का स्पेस ट्रैकिंग सिस्टम है ये नेत्र। इसका काम है स्पेस ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करना, कोलिजन को अवॉइड करना, सेम जो हमने मिशन स्क्वाड के बारे में जो है वो चर्चा करी। राइट। तो ये फैक्ट जो है वो थोड़ा सा ध्यान में जो है वो रखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपसे डायरेक्टली जो है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है। ठीक है, इसके अंदर कैम स्क्वाड के अंदर तो कैमरा भी लगा है। इस स्क्वाड का फुल फॉर्म ही है, स्क्वाड का फुल फॉर्म शायद आपके लिए यहाँ पर दिया नहीं है, इन लोगों ने लिखा नहीं है, आप लिख लो अलग से। स्क्वाड का फुल फॉर्म है स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। और इन लोगों ने पूरा क्यों नहीं दिया है यार यहाँ पे, इसमें तो और भी चीजें हैं, इसमें 3 4 चीजों से काम थोड़ा बनेगा। लिख लो, लिख लिया आपने स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। एक और चीज लिखो, DIGANTARA, दिगंत्र, दिगंत्र, DIGANTARA। ब्रैकेट में लिखना है ये इंडियन स्पेस स्टार्टअप है, इंडियन स्पेस स्टार्टअप है। तो उसका मिशन है भाई, तो ये प्राइवेट है ये। ठीक है, मिशन स्कॉट। और ये दुनिया का पहला कमर्शियल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस सैटेलाइट है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं।
इसे स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 12 मिशन से इसको लॉन्च किया गया था। स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 12 मिशन से इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है। अब ये याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट पे इसको शामिल लगाया गया है, ट्रैक करने के लिए कि लो अर्थ ऑर्बिट्स में जो भी ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं उनको ये ट्रैक करेगा, देखेगा। ठीक है, सर्विलांस जो है वो करेगा। बहुत छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट, यानी कि 5 सेंटीमीटर से भी छोटा कोई ऑब्जेक्ट होगा, उसको भी जो है ये ट्रैक कर लेगा। इतना पावरफुल है ये। आदित्य बिरला कंपनीज है, सिडबी है, उसका इसको सपोर्ट काफी ज्यादा है। ठीक है। इन लोग ये पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो इन लोगों ने नहीं दी है, बट ठीक है, चलो मैंने आपको मेंशन कर दी। फिर ऐसी नेत्र प्रोजेक्ट भी है हमारा। फिर ISSAR। ISSAR यानी कि इंडियन स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस रिपोर्ट। तो ये हर साल पब्लिश होती है, याद रखिएगा। ये रिपोर्ट हमारे स्पेस एनवायरनमेंट के बारे में एक आइडिया देती है, जैसे कि स्पेस में क्या चल रहा है, कैसे हमारे ऑपरेशनल सैटेलाइट्स को खतरा हो सकता है, किस तरह से हम स्पेस में सेफ रह सकते हैं। तो ये रिपोर्ट हमें स्पेस के ऑब्जेक्ट्स जो है उनकी मूवमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। तो बस यही टॉपिक था गाइस। मिशन स्क्वाड के बारे में जो चीज मैंने आपको अलग से लिखवाई है वो जरूर जो है वो मेंशन करना। ठीक है। अब देखो, फैमा के रेगुलेशन इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपीज से रिलेटेड। एक मेंस का आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। ट्राई करो इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर देने की। और अब मैं मिलूंगा आपसे कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।